हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजिन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि देखते हैं डेली की तरह आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि डेली मेरा ट्रिप पे रहता, बट आज मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि आज कुछ दिन पहले मैं बोला था कि पॉलिटी का मैं लेकर के आऊँगा। तो आज मैं वो चीज़ लेकर आया हूँ, पॉलिटी संविधान की विशेषताएँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा क्या है। आज की ये जो वीडियो है वो संविधान से हमने वीडियो भी बताया था, तो यहाँ से कंटिन्यू हम करेंगे। फिर बारी बारी से जैसे हमने ज्योग्राफी, फिर ये हर सब्जेक्ट की कुछ वीडियो हम डालता रहूँगा। जो चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अधिक प्रश्न उसे पूछे जाते हैं, उन चैप्टर को धीरे धीरे मैं इंक्लूड करता जाऊँगा। अच्छा, ये देख रहे होंगे कि संविधान की विशेषता है, ये जो आज हमारा चैप्टर है संविधान की विशेषता है। तो आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि क्या इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं। और इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं। आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या आने वाले जो वीडियो होंगे उनको समझने में आपको आसानी होगा। कुछ टर्म्स, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी हद तक इसे क्लियर होगा। तो उसे समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषता। ठीक है, चलिए। तो भारतीय संविधान की सबसे पहले विशेषता है कि सबसे लंबा और लिखित संविधान। कई बार सिंपल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का संविधान। क्या हुआ कि विश्व में दो प्रकार के संविधान, एक लिखित और अलिखित। लिखित संविधान अमेरिका, भारत ऐसे देशों में, और अलिखित संविधान सबसे पहले ब्रिटेन में। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, तो भारत का संविधान लिखित में है और सबसे बड़ा भी। आपको पता है कि जब संविधान बना तो 395 अनुच्छेद और 8 भाग और 22 भाग से फिर इसमें 4 हो गए, और इसमें 12 के साथ ही साथ अनुच्छेदों की संख्या में बढ़ते गए, और आज काफ़ी हद तक 450 के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मली क्रम में 395 ही जानते हैं। तो इस तरह से देखिए, भारत का यह जो संविधान है उसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि लिखित संविधान होना। ठीक है, और सबसे बड़ा होना। तो आइए दूसरी विशेषता देखते हैं, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। पहले इसको समझिए, आंतरिक और बाह्य स्रोत। हमारा जो संविधान बना उस संविधान में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रखे गए, जैसे अनुच्छेद बनाए गए जो आंतरिक और बाह्य प्रवेश से। आंतरिक प्रवेश से तात्पर्य जब ब्रिटिश शासन भारत में चल रहा था तो उस दौरान भारत शासन के दौरान के लिए अधिनियम लाए गए, स्पेशली भारत शासन अधिनियम 1935। उसे कई पॉइंट भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। जैसे आपको पता होगा, न्यायपालिका से जुड़े हुए पॉइंट्स थे, आपात से जुड़े पॉइंट थे। ये सारे पॉइंट जो है वो भारत शासन 1935 से डाले गए। और कहा भी जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा स्रोत है वो कहाँ से आएंगे, तो 1935 में भारत शासन में। तो कुछ व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से प्राप्त की, कुछ अमेरिका से, कुछ फ्रांस से, कुछ जर्मनी से, ब्रिटेन से, तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। तो हमने हर देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें लेकर के हम अपने संविधान में समाहित किए। तो ये इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। फिर आते हैं हम, अगला है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। ठीक है, तो हमने समझे नम्यता अनम्यता का मिश्रण है लचीला एवं कठोर। यहाँ तात्पर्य है कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, लचीला भी है और कठोर भी है। यह एक इसकी विशेषता है। कैसे लचीला या कठोर से तात्पर्य है संविधान में आने वाले परिवर्तन की, क्या संविधान को बदला जा सकता है, संविधान के प्रावधान को क्या किया जा सकता है। अगर किसी संविधान के बहुत ही आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है तो वो ऐसे संविधान को लचीला संविधान माना जाता है। और जब संविधान की व्यवस्थाओं को बदलना बहुत अधिक कठिन होता है तो उसको हम कठोर संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान दोनों ही व्यवस्थाएं, जैसे यदि संसद चाहे 2/3 बहुमत के साथ संविधान के कुछ संविधान को बदल सकते हैं, तो ये लचीलापन दर्शाता है। लेकिन इसमें एक प्रावधान ये भी है कि संसद को 2/3 बहुमत के साथ आधे से ज्यादा राज्य से परमिशन लेनी होती है। ये व्यवस्था संविधान संशोधन के कठोर रूप को दर्शाता है।
इस तरह से दोनों रूप भारतीय संविधान में मौजूद होने के कारण भारतीय संविधान को नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण कहा जाता है, यानी लचीला एवं कठोर कहा जाता है। दोनों प्रकार के गुण भारतीय संविधान में मौजूद है। ठीक है, अब देखिए ये विशेषता आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। विशेषता क्या चीज होते हैं? विशेषता होता है वास्तव में किसी भी चीज की भी हो सकती है। जैसे ये पेन दिखाई दे रहा है, ये पेन कठोर है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ रेड या व्हाइट है। ये क्या दिखा रहे हैं? इसकी विशेषता दिखा रहे हैं। चलता है, इससे हम कुछ लिख सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी विशेषता है। ठीक है, और ये जो स्पेशली बाहर से जो दिख रहा है इसका स्वरूप, ये इसका वास्तव में होता है संरचनात्मक विशेषता। उसी तरह से भारतीय संविधान की विशेषताओं को भी हम कैटेगराइज भी कह सकते हैं। जैसे हमने ये तीनों जो पढ़े, इसकी ये संरचनात्मक विशेषता में हम देख सकते हैं, हाँ लंबा है, लिखित है, बाहर से भी लिया गया है, अंदर से भी लिया गया है, कठोरता भी है, लचीलेपन का मिश्रण है इसमें। तो इस तरह से ये तीन चीजें क्या है, इसको हमने समझा। अब आइए यहाँ से लेकर के यहाँ 4, 5, 6 को मैंने अरेंज किया। ये संविधान की वह विशेषता है जो संविधान में मौजूद है, लिखी गई है। जैसे कि एकल नागरिकता दिया गया। अब यहाँ से भी आप पढ़िएगा, एकल नागरिकता हम पढ़ेंगे, स्रोत, फिर अगला वीडियो जो बनेगा। तो स्रोत में हम जानते हैं कि एकल नागरिकता हमें ब्रिटेन से लिया गया है। और जब अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता से तात्पर्य है कि वहाँ राज्य स्तर पर अलग और देश स्तर पर अलग नागरिकता, लेकिन भारत में केवल एक प्रकार की नागरिकता। तो ये एकल नागरिकता जो हमारे ब्रिटेन से ली गई है और भारतीय संविधान के भाग 2 में हमने इसे समाहित किया है। यह एक विशेषता हो गई। हर चैप्टर 3 में आते हैं, भाग 3 में तो मौलिक अधिकार मिलता है। तो मौलिक अधिकार में हम पढ़ेंगे, भाग 3 में है 12 से 35 अनुच्छेद के मध्य है, प्रारंभ में 7 थे, अभी 6 है। तो ये मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई विशेषताएं दिखेंगी। ये सब चैप्टर वाइज हम आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करेंगे, वहाँ ज़्यादा आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। फिर राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, इसका मतलब है कि आप पढ़े होंगे आयरलैंड से लिया गया, ये आयरलैंड से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक के तत्व का तात्पर्य केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, संविधान द्वारा उन्हें कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि आप विधि बनाते समय या जनता के कुछ संबंध में कुछ अगर आप कानून बना रहे हैं, कानून बनाने का प्रयास करते हैं, इन उपबंधों को ध्यान रखें कि जो राज्य के नीति निर्देशक के तत्व के तहत आपको दिए गए। फिर ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इन सब चीजों को फिर हम इसमें समझेंगे। आइए, मौलिक कर्तव्य, इसमें क्वेश्चन आते, एक क्वेश्चन इसमें आता है, एक क्वेश्चन आता है प्रारंभिक, यानी मूल संविधान नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, भारत के नागरिकों को प्राप्त है और वो भारत के नागरिकों को कुछ संविधान के तहत, भारत के तहत जो है इनको पा करके करना चाहिए। तो ये चीजें मौलिक कर्तव्य में। तो यहाँ तक की विशेषताएं जो है एज ए चैप्टर वाइज हमने समझ सकते हैं, संविधान में मौजूद है। तो इन विशेषताओं को हम देखते हैं, कुछ यूनिक है। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके तहत, संविधान के तहत भारत के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है। सबको एक मत मिले प्राप्त है और वो आसानी से जो मत दे सकते हैं। अब अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, सबको एक मत देने का अधिकार है और सार्वभौमिक है। ठीक है, ना तो उसमें लिंग जाति भेद है। इसके संबंध में 2-3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। प्रारंभ में 21 वर्ष था न्यूनतम वर्ष जो मतदान कर सकते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, पहले 21 था और 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष किया गया। ठीक है, लेकिन जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। ठीक है, अब आते हैं एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ये स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका जो व्यवस्था है ये हमने अमेरिका से लिया है। हमारा जो न्यायपालिका है वो न तो संसद के अधीन है, वह स्वतंत्र के रूप में काम करता है और कार्यपालिका कार्यपालिका विधायिका को सजग बनाने का कार्य करता है। हाल ही में
एक पॉइंट बहुत पॉपुलर है, न्यायिक सक्रियता। न्याय सक्रियता से जुड़ी हुई चीजें आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को प्रदर्शित करने का प्रयास करती, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका सिस्टम है इस तरह से पिरामिडी संरचना में देख सकते हैं, जिसको एकहरी न्यायपालिका कहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये सूत्र में पिरोगे ना। तो राज्यों के लिए अलग से राज्यपालिका है, राज्यपालिका न्यायपालिका न्यायपालिका नहीं, हमारे वहाँ एक क्रमिक न्यायपालिका है, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक सूत्र में बंधे हुए हैं और आज स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। तो एकहरी न्यायपालिका का नियुक्त करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। भारत में ये संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली तात्पर्य है भारत में संसद है जिसके माध्यम से विधि बनाया जाता है और इसी के माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है, ठीक है। तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसे अपनाया गया है, उसे भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषता है। यह विशेषता हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये जो दो पॉइंट आप इधर देख रहे हैं इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। पहला है त्रिस्तरीय शासन। भारत में त्रिस्तरीय शासन में भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां त्रिस्तरीय शासन है। इसको समझिए, ये त्रिस्तरीय शासन का क्या मतलब है। विश्व में जो परिसंघ है वहां पर दो स्तर होते हैं, केंद्र एवं राज्य। दो स्तर पर राज्य केंद्र सरकार अलग प्रशासन, राज्य सरकार का अलग प्रशासन। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में तीन स्तर है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन, यानी पंचायती राज व्यवस्था। तो भारत में तीन स्तर पर केंद्र, राज्य, स्थानीय स्वशासन, यह शासन व्यवस्था वाला त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था वाला भारत दुनिया का एकलौता राज्य है, ठीक है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसके संबंध में आप जानते होंगे 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर प्रशासन और पंचायती व्यवस्था संविधान दर्जा दिया गया और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था से कहा गया। एक धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, आप वर्ड पंथ निरपेक्षता याद करेंगे। पंथ निरपेक्षता के तात्पर्य कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्ति का होगा, ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता एक्चुअली संविधान में नोट किया गया प्रस्तावना में 42वें संशोधन में 1986 द्वारा। कई बार इसे धर्म निरपेक्ष भी लिखा जाता है। वास्तव में हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष इंक्लूड किया गया था। इसे हम बोलचाल की भाषा में धर्म निरपेक्ष के रूप में प्रेजेंट करते हैं। अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ण को शामिल किया। जब पक्ष और पंथ निरपेक्ष दिए दोनों ऑप्शन दिया जाए तो पंथ पे मारेंगे। अगर केवल धर्म निरपेक्ष वर्ड है तो हम सिर्फ उसे आंसर दे सकते हैं धर्म निरपेक्ष। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से ये भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो चैप्टर वाइज इसमें समाहित किए गए हैं। और सभी विशेषताओं को हम बारीकी से अगर समझते हैं तो 50% क्वेश्चन आप यहीं पे समझ सकते हैं। और फिर जूलॉजी क्वेश्चन मूव करते हुए क्वेश्चन आते हैं, इन्हें आप बढ़िया आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको मदद मिली होगी और आने वाले वीडियो में और भी मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि केजीएन टाइम्स कोचिंग से आप जुड़े रहेंगे और कुछ चैनल को थोड़ा शेयर करेंगे और केजीएन टाइम्स को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और लाइक नहीं किए लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।